रेडी? आने स्टार्ट करा। ठीक है, देखें यहाँ पर कि अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑवरी के ऊपर बात कर रहे थे, मीटिंग एंड हुई, दोबारा स्टार्ट किया। देखें ये हाइपो मीन्स आपके पास क्या होगा, सॉरी हाइपो मीन्स बिलो, मेरी मिस्टेक। हाइपो मीन्स क्या होगा, बिलो। और गाइनस वर्ड कहां से निकला है, गाइनस वर्ड निकला है गाइनोशियम से। गाइनस वर्ड कहां से निकला है, गाइनोशियम से। तो अब ये नीचे कौन है, गाइनोशियम कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और हाइपोथैलेमस कहाँ है, नीचे की तरफ। हम इसमें किसको देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ओवरी को, कि ओवरी किसके ऊपर है, ओवरी जो है वो थैलेमस के ऊपर है। तो थैलेमस नीचे है और ओवरी क्या है, ऊपर है, ठीक है ना। तो हाइपो मींस बिलो, बिलो कौन है, थैलेमस। अब कौन है, ओवरी। ओवरी किसका पार्ट है, गाइनोशियम का, ठीक है। तो हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, ओवरी, ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। सेकंड में आप देखिए यहां पर सेकंड किस तरीके से होगा आपके पास, सेकंड डायग्राम, सेकंड देखिएगा। देखिए सेकंड डायग्राम के अंदर ये है एपिगाइनस, एपिगाइनस, एपी मींस क्या है, अबव। कौन ऊपर गया, कौन ऊपर गया, ये है थैलेमस, थैलेमस। अब ऊपर कौन है, थैलेमस से के, थैलेमस कहां है, ऊपर की तरफ, और ओवरी कहां है, नीचे की तरफ। ओवरी कहां है, नीचे की तरफ। तो थैलेमस ऊपर चला गया ना, तो अब ये क्या कहलाया, एपिगाइनस कहलाया, जिसमें थैलेमस कहां चला जाए, ऊपर की तरफ, और ओवरी किसके अंदर चली जाए, ओवरी थैलेमस के अंदर चली जाए, ठीक है। तो एपिगाइनस। उसके बाद थर्ड है, सेकंड ये, थर्ड ये, डिटेल इसकी पढ़ेंगे हम किसके अंदर, चैप्टर 9 में फैमिलीज के अंदर पढ़ेंगे इनकी डिटेल्स, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब यहां पर ये है पैरीगाइनस, 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 पैरीगाइनस। अच्छा, इसमें एपिगाइनस में ओवरी क्या थी, इसमें ओवरी थी इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी। इसके अंदर देखिए ओवरी ना ज्यादा नीचे है ना ज्यादा ऊपर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम नाम देंगे ओवरी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ओवरी क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, ठीक है जी। अच्छा, ओवरी सुपीरियर हो गया, ओवरी इंफीरियर हो गया, ओवरी क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। दीज आर द पोजीशन ऑफ ओवरी। ये क्या है, पोजीशन ऑफ ओवरी है। तो 3 पोजीशंस होंगी चैप्टर 9 फैमिलीज में, इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें पोजीशन ऑफ ओवरी। चले मैं कहता हूं कि पोजीशन ऑफ ओवरी भी क्या है, सिमिलर है, दोनों फ्लावर्स के पास सिमिलर, मतलब दोनों में क्या है, हाइपोगाइनस। ये आप अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इन दो प्लांट्स के जो फ्लावर्स थे, उन फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर रिजेम्बलेंस करते हैं। पहला कैरेक्टर सेम था, मैच कर गया था, दूसरा सिमिलर नहीं था, ठीक है, तीसरा कैरेक्टर मैच कर गया, चौथा कैरेक्टर मैच कर गया। अगर मैं इसको नंबर्स दूं तो 100 में से कितने, 75% कैरेक्टर्स क्या हैं, दोनों फ्लावर्स के दरमियान में सिमिलर हैं, ठीक है। और 25% कैरेक्टर्स दोनों फ्लावर्स के दरमियान में क्या है, डिसिमिलर हैं। तो ऐसे में अगर आपके 70 या 75 या 80% कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान में रिजेम्बलेंस पाई जाती है, और 20 या 30% या कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो डिसिमिलर हों, तो आप क्या करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। तो अब मैं क्या कहूंगा, कि देखिए मैंने कहा ना कि पहले, सबसे पहले आपने इन दोनों प्लांट्स के लिए क्या किया था। देखिए नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करा, इनकी ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व किया दोनों को। फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया,
आइडेंटिफाई किया। जब तक ऑब्जर्वेशन ना करते तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते? आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देखिए ना अभी हमने आइडेंटिफाई किया लेंथ ऑफ सेपल, कलर ऑफ डिफरेंट पेटल्स, साइज ऑफ फिलामेंट और इसके अलावा पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने आइडेंटिफाई किया, दोनों के दरमियान में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देखा। अच्छा, अब जब आप आइडेंटिफाई कर चुके, आपको पता चल गया कि कितने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटीज या कितने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक में डिसिमिलरिटीज पाई जाती है, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंट है। यस, फर्स्ट और थर्ड में क्यों डिफरेंस है? मैंने फर्स्ट और थर्ड दोनों, ये तो मैंने सेम किया, थर्ड को भी मैंने सेम किया, मैंने सिर्फ यहाँ डिफरेंट किया ये वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू बुक नहीं चल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल अपने पास से इस एग्जाम्पल में अमेंडमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, अब उसके बाद मैंने कहा आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने इनको क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन भी हो गई अंडर द माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या भाई, दोनों के कैरेक्टर कितने परसेंट सिमिलर थे, कितने परसेंट, 75% सिमिलर थे। तो आप क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के लिए इनको किस में डालेंगे, सेम ग्रुप में डालेंगे। क्या करेंगे, सेम ग्रुप में, क्योंकि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर। मेजॉरिटी जो थी कैरेक्टरिस्टिक की वो क्या थी, आपके पास सिमिलर थी, ठीक है ना। तो अब इसीलिए हमने क्या करा, इसको किसके अंदर डाल दिया, इसको हम डाल देंगे सेम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। अब ग्रुप में तो डाल दिया, अब ग्रुप को नेमिंग देनी है। नेमिंग क्या है, अब नेमिंग आप अपने नाम के ऊपर दे दें, या आपके माइंड में जो भी नेम हो उस ग्रुप का आप वो नाम रख दें, या इन प्लांट से मिलता जुलता कोई नाम लिख दें, अपने पेरेंट्स के नाम के ऊपर, सिस्टर्स के नाम के ऊपर, ब्रदर्स के नाम, किसी भी चीज की बेसिस के ऊपर आप इनको क्या कर सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये अननोन प्लांट थे, आज से पहले किसी ने भी इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया था। देखिए, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम यूज बाय कार्ल लिनियस। सबसे पहले ये किसने यूज किया था, कार्ल लिनियस ने यूज किया था। तभी तो हम कार्ल लिनियस को कहते हैं ना, दैट वाज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट। वो फादर ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट था। अगर आज कार्ल लिनियस हमारे पास ना होता तो ये जो हमारे पास मेथोडोलॉजी है क्लासिफिकेशन की, ये मौजूद ना होती। कार्ल लिनियस ने अपनी लाइफ में ना जाने कितने ही अननोन प्लांट को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफिकेशन की ये जो मेथोडोलॉजी है, जिसके अंदर हम 4 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी आइडेंटिफिकेशन, तीसरी क्लासिफिकेशन, और लास्ट में हम क्या देते हैं इनको, नेमिंग को। these methods of classification, ये जो methods of classification थे, आइडेंटिफाई या फर्स्ट टाइम यूज बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने इनको क्या करा था, सबसे पहले यूज किया था। तो आप किसी भी अननोन एनिमल्स को या किसी भी अननोन प्लांट्स को अब आसानी के साथ इनकी बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, और चौथी आपके पास जो चीज है वो क्या है, नेमिंग है। These 4 things are most important for the classification of any living organism। ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आगे चल रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के। मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होंगे, देखिए ये जो मेथोडोलॉजी थी, दिस इज अ ओल्ड मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस। बट नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। कि अब जो हमारे पास मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, उन मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 4 कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। पहला होमोलॉजी, फिजिकल कैरेक्टर्स देखें। दूसरा, उन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर फिजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस के ऊपर यू आर नॉट क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर फिजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट हेल्पिंग, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स are not helping in the classification of living organism, then you use their biochemistry। तो आप उनकी बायोकेमिस्ट्री यूज करें। और अगर बायोकेमिकल बेसिस के ऊपर भी you are flawed to classify the living organism, then you use their साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी को यूज करें। और अगर इन तीनों कैरेक्टर्स के अंदर आप फ्लॉप हो जाएं तो एक आखिरी कैरेक्टर बचता है जेनेटिक, जिसमें आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर दोनों के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर है तो दोनों को उठा के आप किस में डाल देंगे, एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे। तो ये जो 4, ये तो कार्ल लिनियस की मेथोडोलॉजी थी। बट मॉडर्न बायोलॉजी की बेसिस पे अब हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं,
4 कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं किसको, होमोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें जी, बात करते हैं। देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले होमोलॉजी। दीज आर द मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मॉडर्न मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन के। हाउ यू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। कि मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंसेस के बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे यानी कि क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखिए होमो का मीनिंग क्या होता है। होमो का मीनिंग होता है सेम या फिर सिमिलर। होमो सेम या सिमिलर। और लॉजी वर्ड कहां से निकला है, लॉगॉस से। लॉगॉस का मीनिंग क्या होता है, स्टडी। तो किसका स्टडी किया जाएगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का, सिमिलर ऑर्गन्स का, ठीक है, इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेज इन पर्टिकुलर ग्रुप all have many fundamental similarities in their structure। तो बहरहाल सपोज मैं यहां लिखता हूं कि देखें the living organisms of particular group have some similar characteristics, some similar characters called similar character या basic fundamental characters, similar characters या फिर basic fundamental characters, fundamental character called homology। स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन क्या कहलाएगा, होमोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, मैंने क्या कहा, हैव सम बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड होमोलॉजी, ठीक है। अब होमोलॉजी की थोड़ी सी मैं डिटेल के अंदर जाता हूं कि होमोलॉजी बेसिकली क्या है। देखिए द लिविंग, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन हुई है वो एक बेसिक फंडामेंटल प्लान के ऊपर हुई है। बेसिक फंडामेंटल प्लान देखें, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेम या फिर बेसिक फंडामेंटल प्लान, बेसिक फंडामेंटल प्लान, but they have different structure but perform common function, locomotion of the body, फॉर एग्जाम्पल के आप देखें यहाँ पर के एग्जाम्पल्स के तौर के ऊपर अगर मैं इसके अंदर बात करूं किसके ऊपर, कि बैट क्या करता है, फ्लाइंग करता है, फॉर लिम्ब ऑफ कैट्स हैं, ठीक है ना, फॉर लिम्ब्स ऑफ कैट्स देख लें, या फ्लिपर ऑफ टर्टल देख लें, या लेग ऑफ हॉर्सेस देख लें। चलें हॉर्सेस, wings of birds या bat,
आर द होमोलॉगस ऑर्गन। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं। देखें, अगर आप अपने बुक में चैप्टर 5 के अंदर डायग्राम देखें, उस डायग्राम के अंदर आपको वेल, बैट, कैट, ह्यूमन, ठीक है ना, या डॉग्स, इनके कुछ बॉन्स की डायग्राम्स नजर आएंगे। अब अगर आप इनके बॉन्स की डायग्राम्स को देखें तो गौर से देखें, बहुत गौर से ऑब्जर्व करें, और आप देखेंगे कि इन पांचों की जो बेसिक फंडामेंटल प्लान है वो क्या है, सिमिलर है। देखिए ऊपर की तरफ कैप्युला मौजूद है, ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे राउंडेड फॉर्म के अंदर इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, किसी के पास क्या है, स्मॉल है, किसी के पास क्या है, लार्ज है, लेकिन है जरूर मौजूद। उसके पास फिर बॉन्स आ रही है, फिर ज्वाइंट आ रहा है, फिर ज्वाइंट के बाद क्या आ रहा है, फीमर आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रही है, फिंगर्स आ रही है। अगर आप काउंट करें फिंगर्स को, देखें सबके पास 5 फिंगर्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पर इतना है कि इन सब के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो सेम बेसिक फंडामेंटल प्लान के ऊपर हुई है। इनकी जो सिमिलर, यानी कि यूं कह लीजिए कि ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन है, ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन इज दैट सिमिलर। ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सिमिलर है। सबके पास 5 फिंगर्स होंगी, सबके पास ज्वाइंट्स होंगे, सबके पास कैप्युला होगा, सबके पास क्या होगा, फीमर होगा या फोरलिम्स मौजूद होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल प्लान है, बेसिक फंडामेंटल प्लान ऑफ दीज 5 एनिमल्स are similar but they are different from each other। लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? किसी का फोरलिम्ब बड़ा है, किसी की फिंगर्स का साइज बड़ा है, किसी का कैपुला का साइज बड़ा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। मैं बेसिक फंडामेंटल प्लान की बात कर रहा हूं, बेसिक फंडामेंटल प्लान सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास, ये कहलाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। लेकिन परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सबके सब एक ही कॉमन फंक्शन, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। जैसे कि वाल जो है स्विमिंग करके लोकोमोशन करेगा, बर्ड जो है फ्लाइंग करके लोकोमोशन करेगा, डॉग या कैट जो है रनिंग या वॉकिंग करके लोकोमोशन परफॉर्म करेगा। परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सब के सब एक ही कॉमन फंक्शन। तो पास्ट में ये कहा जाता था, अगर आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी याद हो, चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी के अंदर क्या कहा था, उसने यही कहा था ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तमाम की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक फॉर्मेशन है, बेसिक ओरिजिन है, वो सेम फंडामेंटल प्लान के ऊपर हुआ है। चलिए सपोज कर लीजिए मैं 4-5 एनिमल्स के नाम ले लूं, मैं फ्रॉग का नाम ले लूं, यहाँ पर मैं डॉग का नाम लूं, कैट का नाम लूं, हॉर्स का नाम लूं, ह्यूमंस का नाम ले लूं। मैं 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनिशियल डेवलपमेंटल प्लान का अगर आपको अल्ट्रासाउंड दिखाऊं, इनिशियल डेवलपमेंटल प्लान का अगर आपको अल्ट्रासाउंड दिखाया जाए और आपसे कहा जाए कि यू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई करें, उनका डायग्राम आपको दिखा दिया ना, अल्ट्रासाउंड आपको दिखा दिया जिसमें बैट था, फ्रॉग था, डॉग था, कैट था, ह्यूमंस था। चले रिजल्ट भी लेते हैं आप, इसके अंदर उनका बेसिक फंडामेंटल प्लान आपको दिखाया जाए, बेसिक इनिशियल मंथ्स के अंदर आपको दिखाया जाए और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें इसमें से ह्यूमंस का चाइल्ड कौन सा है। यू कांट आइडेंटिफाई बिटवीन देम बिकॉज बेसिक मोड ऑफ ओरिजिन, बेसिक जो इनके पास यानी कि फंडामेंटल फॉर्मेशन प्लान है, वो सबका क्या होगा, एक जैसा होगा, सिमिलर होगा। और यही कैरेक्टर इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, दे एवोल्वड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स, कि ये सब के सब कहां से एवोल्वड होके आए, कॉमन एंसेस्टर्स से। तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को मैं नाम देता हूं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट गैसेस का। देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं लाइफ को ढूंढूंगा। लाइफ को ढूंढने के लिए कहां निकल गया, पानी के अंदर चला गया, समंदर के अंदर, और 8-10 साल तक समंदर के अंदर घूमता रहा, और जब वापस आया तो कहा कि लाइफ को ढूंढा। उसने कहा नहीं, मैंने लाइफ नहीं ढूंढी, लेकिन एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब जब इस यूनिवर्स के ऊपर कुछ नहीं था तो उस दौरान वाटर था, वाटर का लेवल डिक्रीज हुआ तो लैंड अराइज हो गई, लैंड अराइज हुई तो वाटर में एक यूनिसेलुलर था, उसने डिवीजन की, मल्टी सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर के बाद जब लैंड आई तो वाटर से लैंड, लैंड से वाटर, वाटर से लैंड, लैंड से वाटर, 700 ईयर तक इस प्रोसेस को परफॉर्म करता रहा। और एक दिन लैंड पे इतनी दूर गया कि वापस ना आ सका, तो उसने ड्यूल लाइफ को अडॉप्ट किया। और वो जो ड्यूल लाइफ थी अडॉप्ट करने वाला मे बी पॉसिबल शायद वो फ्रॉग था। अब फ्रॉग जब लैंड के ऊपर आया तो लैंड की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट थी,
उसने वहां पे मॉडिफिकेशन की और मॉडिफिकेशन बन के वो लेजर्ड में चेंज हो गया। तो आप देखिए फ्रॉग और लेजर्ड के माउथ के अंदर दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, दोनों के पास बल्जिंग आईज होती हैं। आप दोनों के यानी कि अपर और लोअर बक्कल कैविटी को देख लें, माउथ को देख लें, तो आपको बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या नजर आएंगे, सिमिलरिटीज नजर आएंगी। फिर आगे जाके लिजर्ड आपके पास किसी और यूं कह लीजिए कि यूं देखिए ना एम्फीबियन से रैप्टाइल्स में जा रहा है, रैप्टाइल से फिर आगे जाके मैमल्स, और इस तरीके से आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होते चले गए, ओरिजिनेट होते चले गए एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्हीं होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप डायग्राम को बहुत गौर से ऑब्जर्व करें, और मैं कहूंगा क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे साइज का डिफरेंस है, बाकी बेसिक जो फंडामेंटल प्लान है इनके बनने का वो क्या है आपके पास सिमिलर है। तो इसीलिए तो हम इनको होमोलॉगस ऑर्गन्स का नाम देते हैं। और होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं कि द होमोलॉगस ऑर्गन, homologous organ in different animals prove that अच्छा show relationship and prove that they evolved from the common ancestor। ठीक है, the homology is most important in the classification of living organism। तो होमोलॉजी तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, होमोलॉजी क्लियर। व्हाइट बोर्ड के हवाले से कुछ शिकायत आ रही है, इतनी पुरानी बातों की कैसे फॉसिल्स से, हाँ फॉसिल्स में लेते ना, फॉसिल्स में लेते बेटा, कहाँ से, स्कॉटलैंड से और आपके पास नॉर्थ वेल्स से, ठीक है, इंग्लैंड से, ये कुछ फॉसिल्स मिले थे। और इन फॉसिल्स को जब स्टडी किया गया, वो फॉसिल्स किसके थे, इनवर्टिब्रेट्स के थे, एल्गी के थे, फंजाई के थे। इन फॉसिल्स को जब स्टडी किया गया तो फिर ये हमारे सामने बातें आई। तो आपके पास जो बुक में डायग्राम है, आप उस डायग्राम को गौर से देखें, बहुत अच्छे से देखें। आपसे अगर कोई कहे इनमें डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इनकी लेंथ का डिफरेंस है, बाकी बेसिक जो प्लान ऑफ फॉर्मेशन है, जो इनका बेसिक फंडामेंटल प्लान है जिस बेस पे बने, वो तो सिमिलर है, लेकिन यानी कि लेंथ की वजह से स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन परफॉर्म क्या कर रहे हैं, एक ही कॉमन फंक्शन, और कॉमन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। तो अब वो लोकोमोशन कोई फ्लाइंग करके कर रहा है, कोई रनिंग करके कर रहा है, कोई स्विमिंग करके कर रहा है, कोई वॉकिंग करके कर रहा है। तो इसी बेसिस के ऊपर हमने फ्लाइंग वाले को एवियस का नाम दे दिया, स्विमिंग वाले को पाइसेस का नाम दे दिया, क्रीपिंग लाइक जो रिंग था उसको हमने जो है रेप्टाइल्स का नाम दे दिया, कहीं मैमल्स का नाम दे दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास ग्रुप क्या हुए, फॉर्म। ठीक है, चलें जी, अब इसको साफ कर रहा हूं। आ रही है मैंने कहा भाग रही है कहीं। अच्छा जी, लाइट दफा हो गई है। अच्छा, अब जो है ना क्लास टाइम टेबल मैंने सेट कर लिया है बायो का। मोस्टली 6 दिन नहीं तो 5 दिन तो क्लास इंशाल्लाह चलेगी, और अभी भी मैं आपको जरा लंबी क्लास दूंगा आज भी। ठीक है, अच्छा जी, होमोलॉजी के बाद आ जाएं सेकंड टेक्निक, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 1 में आपको मैं बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताना चाहिए, डायरेक्ट चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखिए क्या है, व्हेन morphological characters are not help in the classification
classification of living organism then their biochemistry can be studies. ये देखें जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी किस्म की हेल्प, अच्छा स्क्रीन का इशू आ रहा है क्या? क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन आपको? ठीक है, अच्छा बहरहाल when morphological characters are not helping in the classification of living organism, morphological characters से मुराद में किस कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ? बताएं मुझे, किस कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ? मॉर्फोलॉजिकल से मुराद क्या है? बता ही नहीं रहा है कोई। अबे स्ट्रक्चर तो है लेकिन कौन से, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? एक्सटर्नल, फिजिकल, मैं होमोलॉजी की बात कर रहा हूँ। होमोलॉजी की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से मुराद होमोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट हेल्पिंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या अगर होमोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी किस्म की कोई हेल्प ना करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, तो तब आप इनकी क्या यूज करें? बायोकेमिस्ट्री को यूज करें या इनकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर लें। ठीक है, जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल in bacteria biochemistry, for example in the classification channel, in the classification of bacteria biochemistry is useful because क्यों भाई? because they have similar cellular organization। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, तो अब मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। जब आप मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे? आप उसकी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर लें। आप बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे तो आपको क्या है, यानी कि आसानी होगी बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने में। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हम दो बैक्टीरिया लेते हैं, एक है बैक्टीरिया नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पर ये है बैक्टीरिया नंबर 2। ये दो बैक्टीरिया हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा अब इनकी बायोकेमिस्ट्री को आपने चेक करना है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को चेक करना है। चलें बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले प्रोटीन को हम देखते हैं कि इस बैक्टीरिया के पास हमने क्या करा, प्रोटीन को ऑब्जर्व किया। अब प्रोटीन में आप किसको देखेंगे? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को या अमाइनो एसिड्स को देखेंगे। हमने इस बैक्टीरिया नंबर 1 की प्रोटीन ली और प्रोटीन लेने के बाद उसके अंदर हमने किसको ऑब्जर्व किया? अमाइनो एसिड को, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे सपोज करें कि लाइसाइन और आपके पास क्या है, सीराइन अमाइनो एसिड। कि बैक्टीरिया 1 की जो प्रोटीन थी उसके अंदर जो अमाइनो एसिड था वो कौन कौन से यूज हुए थे? लाइसाइन अमाइनो एसिड था और सीराइन अमाइनो एसिड था, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि बैक्टीरिया 2 के पास जो हमने प्रोटीन निकाली और निकालने के बाद उसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि उसके पास ग्लिसाइन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और ग्लिसाइन के अलावा अर्जिनाइन ये अमाइनो एसिड था, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताएं दोनों बैक्टीरिया की प्रोटीन सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, यस गुड। दोनों की बैक्टीरिया की प्रोटीन क्या है? डिफरेंट। प्रोटीन तो है लेकिन डिफरेंट है दोनों बैक्टीरिया की प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम चेक कर रहे थे ना, तो इसका मतलब इनकी बायोकेमिस्ट्री में ये प्रोटीन वाला कैरेक्टर दोनों का क्या है? डिसिमिलर। प्रोटीन तो है लेकिन दोनों के बाद डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। हमें कैसे पता चला ये? हमें पता चला जब हमने इन दोनों बैक्टीरिया की प्रोटीन को आइसोलेट करके उनके अंदर हमने किसको ऑब्जर्व किया? अमाइनो एसिड को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब प्रोटीन के बाद चलें दूसरा कैरेक्टर ले लेता हूं मैं, सपोज करें कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। सपोज करें इस बैक्टीरिया के पास जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, मैं सपोज कर रहा हूँ एग्जांपल्स के तौर के ऊपर, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के पास जो कार्बोहाइड्रेट है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल C12H22O11 है। तो कार्बोहाइड्रेट तो दोनों के पास है, कार्बोहाइड्रेट दोनों के पास है, लेकिन सिमिलर या डिफरेंट? सिमिलर या डिफरेंट? डिफरेंट क्यों? इसके पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन के कितने 6 एटम है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। लेकिन इसके पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन क्या है 11। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम चेक कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है। इसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, सपोज करें स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है? आपके पास यूं कह लें कि चले G और C से, और इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होती है? A और T से। तो देखिए दोनों के पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी क्या है, डिफरेंट है। अभी हम क्या देख रहे थे, इनकी बायोकेमिस्ट्री। तो आप मुझे बताएं खुद, दोनों की बायोकेमिस्ट्री में सिमिलरिटीज पाई जाती है या डिससिमिलरिटीज पाई जाती है? बताइएगा मुझे स्क्रीन के ऊपर। डिससिमिलरिटीज पाई जाती है, डिससिमिलरिटी। तो क्या करें, बायोकेमिस्ट्री मैच कर रही है दोनों की एक दूसरे से? कर रही है, यस और नो? नहीं? तो अब क्या करें, एक ग्रुप में डालें या अलग अलग कर दें? सेम ग्रुप में डालें या अलग अलग ग्रुप में डाल दें? क्योंकि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से बायोकेमिकली क्या है, डिफरेंट। देखिए मैं लिखता हूं, बोथ बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर on the basis of their biochemistry, on the basis of their biochemistry। तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक की हमने स्टडी की, हम मार्फोलॉजिकल बेस पे फेल हो गए थे, फ्लॉप हो गए थे क्लासिफिकेशन करने में। तो हमने इनकी बायोकेमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया कि बायोकेमिस्ट्री दोनों की अगर सिमिलर होती तो दोनों को एक ग्रुप में डाल देते। दोनों की बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप में आएंगे। अच्छा, आपकी मैं बात करूं, आप सब में कार्बोहाइड्रेट सेम होता है? जो सेम कार्बोहाइड्रेट, सेम प्रोटीन, सेम लिपिड्स होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट होगा बैक्टीरिया की तरह? थक गए, बताएं। सेम होगा। हाँ, आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या ये सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ओके, कैसे बैक्टीरिया में सिमिलर हो सकता है, क्या मतलब आयशा? हम भी ठीक थक गए, तुम थक गए, तुम तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूँ ना भाई, समझा करो बात को। लारे अच्छा चले, बहरहाल आप सबके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री है यानी कि वो सिमिलर होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि किसी में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में प्रोटीन का अमाउंट कम हो, किसी के अंदर ज्यादा हो, लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, तो अब देखें बायोकेमिस्ट्री आप समझ गए होंगे कि कैसे बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे। देखें अब उसके बाद मैं एक और यहाँ वर्ड एक टर्म यूज करता हूँ। देखें, in biochemistry certain techniques are also used, such as chromatography and इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि देखिए बायोकेमिस्ट्री में हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कलर्स, ठीक है ना,
और क्रोमेटोग्राफी कोई एक नहीं है, हमारे पास जो ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे हम जो लैब फिजियोलॉजिकल लैब में यूज करते हैं वो कौन सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें फिल्टर पेपर ले लेते हैं और उसके ऊपर हम केमिकल को आइसोलेट करते हैं और फिर केमिकल को यानी कि उन कंपाउंड को लेते हैं और कंपाउंड को लेने के बाद फिर उनमें से सेपरेशन करते हैं, किसकी, डिफरेंट एलिमेंट्स की, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। देखें मैंने कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड लिया था, मुझे कैसे पता चला कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 6 है, मुझे कैसे पता चला कि हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, मुझे कैसे पता चला, हमने इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज की, हमने इन कंपाउंड को निकाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो बेशक इनऑर्गेनिक, हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाला और निकालने के बाद उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने क्या करा कि इन एलिमेंट्स को, इस कार्बोहाइड्रेट में से हमने इन एलिमेंट्स को सेपरेट किया। जब इन एलिमेंट को सेपरेट किया तो पता चला कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, यूं कह लीजिए 6 है। तो क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, किसकी, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, या फिर सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन, कि सेपरेशन कैसे की जाएगी अमाइनो एसिड के प्रोटीन से। जब तक आप क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इस प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं या अमाइनो एसिड्स किस टाइप के क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, जेल क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन मोस्टली जो यूज की जाती है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। और क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप क्या करते हैं, फिर सुन लीजिएगा, आप क्या करते हैं कि सेपरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, के डिफरेंट कंपाउंड को एलिमेंट से आप सेपरेट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आप क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से आप न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखें बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं भाई बस नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग फरकुंदा तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाए। क्या हुआ, वीडियो रुक गई? चलें चली जाइएगा आप 5 बजे। अच्छा चले, बायोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की बायोकेमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में। अगर क्या हो, अगर बायोकेमिकल कैरेक्टर्स आर नॉट हेल्पिंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी कोई आपकी हेल्प ना करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के अंदर, तो फिर आपके पास एक तीसरा कैरेक्टर है, वो तीसरा कैरेक्टर क्या है, साइटोलॉजी। फिर आप साइटोलॉजिकल बेसिस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, आप साइटोलॉजी पे बात करते हैं जल्दी से। कॉमन क्रोमेटोग्राफी, कॉमन क्रोमेटोग्राफी क्या है, कॉमन से क्या मुराद है, मैंने तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, जेल क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी और पेपर क्रोमेटोग्राफी, उनके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी किए थे फिजियोलॉजिकल लैब में जब एमएससी में था मैं। मुझे नहीं पता ये कॉमन क्रोमेटोग्राफी कौन सी होगी, आई डोंट नो, जेपी से पूछिएगा, हो सकता है उसकी नॉलेज में हो। मैंने फिजियोलॉजी में 3 ही क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। साइड हो जाऊं, इतना तो साइड हो गया, और कितना साइड हूं। यस, मोस्ट कॉमनली यूज होती है क्रोमेटोग्राफी नदाबा। चलें जी, स्क्रीनशॉट हो गया, आप साइटोलॉजी के ऊपर चलते हैं जल्दी से। बस इसमें ना यही टॉपिक थोड़ा सा टाइम ले